नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्यपुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में 1933 ईस्वी में रेगनर फ्रिश ने बांटा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन दोनों का पढ़ लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पे किस प्रकार निर्भर करते हैं। इसका अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सहायता से हम उन आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जा सकता है जिसमें जनता के कल्याण में वृद्धि हो। कल्याण पे बल किसने दिया था? सबसे पहले मानव कल्याण पे बल, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मार्शल ने। और धन पे बल किसने दिया था? एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आपकी किताब थी 1776 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई, वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का धन। और मार्शल की जो किताब का नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें जनता के कल्याण में वृद्धि हो। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में सापेक्षिक कीमतों का अध्ययन भी किया जाता है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ निम्न महत्व या इनके प्रयोग हम विस्तार से देखते हैं। पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालना अथवा कीमत का निर्धारण करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट किस प्रकार है। तो कीमतों की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं एक तो होती है वस्तु और सेवा। मैंने बताया था जिनको देखा और छुआ जा सकता है वो तो वस्तु कहलाती है, जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता वो सेवाएं कहलाती है। जैसे पेन, कॉपी, किताब, ये सब क्या हैं? वस्तुएं हैं। सेवा जैसे यात्रा करना, डाक सेवा, संचार सेवा, विद्युत सेवा, ये सब क्या है? एक प्रकार की सर्विसेज है। ठीक है, तो इन वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होगा। तथा दूसरा मैंने बताया था उत्पादन के साधन। कौन कौन से? अर्थशास्त्र में 4 साधन होते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। ये उत्पादन के 4 साधन होते हैं। तो इनकी कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है और इन साधनों की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग वस्तु और सेवाओं की कीमत व उत्पादन को निर्धारित करने में होता है, क्योंकि कीमत सिद्धांत में मांग और पूर्ति की सहायता से, ये अपन पढ़ेंगे कीमत सिद्धांत तो पढ़ेंगे कि मांग वक्र क्या होता है, मांग किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति वक्र किस प्रकार बनता है, और मांग और पूर्ति जहाँ आपस में काटते हैं वहाँ किस प्रकार कीमत का निर्धारण होता है और किस प्रकार उत्पादन का निर्धारण होता है। इसकी विस्तार में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। संतुलित कीमत पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। इस प्रकार वितरण के सिद्धांत में जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 भाग बताए थे, सबसे पहले वस्तु की कीमत का निर्धारण, उसके बाद बताया था साधनों की कीमत का निर्धारण, उसके बाद बताया था वितरण का सिद्धांत। तो वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो साधन है उनको किस प्रकार उनकी कीमतें मिलती हैं। जैसे साधन कौन सा है? श्रम। श्रम को क्या मिलेगी? श्रम की कीमत क्या होती है? मजदूरी। अगर हमें मजदूर खरीद के लाना है तो हमें क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर हमें भूमि लेनी है तो हमें क्या देना पड़ेगा? लगान। तो भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को क्या देते हैं? ब्याज, उद्यमी को लाभ। इन सब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ये अपन किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता है, एक परिवार है, एक फर्म है, एक उद्योग है आदि का अध्ययन करते हैं। अब मान लो कोई उद्योग है, चीनी उद्योग, शुगर मिल है कोई। उस चीनी उद्योग में कई फर्में हैं, अलग अलग फर्में हैं, वो उसमें काम करती हैं। यहाँ जितनी भी जो भी चीनी का उत्पादन होता है, उन विभिन्न जो भी मिलें हैं उनकी उत्पादन और लागतों की दशाओं को हम इसमें शामिल करेंगे। अब चीनी जो उत्पादन हुआ है चीनी का, उसका उपभोक्ताओं की मांग का अध्ययन भी हम करेंगे कि किस प्रकार उसको उपभोक्ता उसकी मांग करते हैं।
और कुल मांग और कुल पूर्ति से, मतलब कुल उत्पादन और कुल मांग से हम उसकी कीमत का निर्धारण कर लेंगे। अगर कोई सरकार उस पर हस्तक्षेप कर रही है, जैसे एक चीनी के अंदर लेवी प्रथा चलती है, वो आगे डिटेल से बताऊंगा, तो सरकारी हस्तक्षेप का अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार चीनी की किस कीमत पे कितना उत्पादन होगा, या किस कीमत पे उत्पादक कितनी मात्रा चीनी की बेचेंगे, इस सब का अध्ययन किस में करेंगे, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। इसका दूसरा जो महत्व है वो है आर्थिक नीति, कीमत सिद्धांत व आर्थिक नीति। कीमत सिद्धांत किसको कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक नीति में किस प्रकार ये सहायक है, इसको हम देखते हैं। कीमत सिद्धांत का उपयोग सरकार के कार्यों को विश्लेषण में भी किया जाता है। तो सरकार किस प्रकार टैक्स लगाती है, किस प्रकार अपने व्यय करती है, इसका अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करेंगे, उन जो सरकार टैक्स लगाती है या व्यय जो करती है उनका आर्थिक कुशलता या सामाजिक कल्याण में पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम किसके द्वारा करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्रेता और विक्रेता, क्रेता कौन होता है, तो हम यहाँ स्पष्ट करता हूँ, क्रय करना होता है खरीदना, और विक्रय करना, ये अपन 10th 12th में पढ़ते आए हैं, विक्रय करना होता है बेचना, और क्रय करने वाले को कहते हैं क्रेता और विक्रय करने वाले को कहते हैं विक्रेता। ये एक जनरल सी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। तो क्रेता और विक्रेताओं के मध्य किस प्रकार वस्तु पर लगे कर के भार के वितरण को बताता है। अब जैसे एक कोई वस्तु है जिस पे जीएसटी लगता है 10%, मान लो वो 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 10% जीएसटी लगा, इसका मतलब उसका मूल्य कितना हुआ, 110 रुपये। तो ये 10 रुपये है, इस 10 रुपये में उत्पादक तो कितना वहन करेगा, उपभोक्ता जो खरीदने वाला है वो कितना वहन करेगा, और जो विक्रेता बेचने वाला है वो कितना वहन करेगा। तीनों अलग अलग हैं। उत्पादक अलग है, उत्पादन करता है, कुछ टैक्स वो देता है, कुछ देगा विक्रेता जो इस वस्तु को बेचता है, और कुछ कर कौन देगा, क्रेता। तो इन तीनों में इसका विभाजन किस प्रकार होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी लोच पे डिपेंड करता है, वस्तुओं की मांग और पूर्ति की लोचों पे निर्भर करता है। इस लोच का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। साथ ही देखते हैं कि करारोपण के कारण आर्थिक कुशलता या सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो रही है या उसमें कमी हो रही है, इसका कि आर्थिक कुशलता बढ़ रही है समाज की या उसमें हानि हो रही है, इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अगला महत्व है आर्थिक कल्याण में महत्व है। अब मैंने शुरू में बताया था कि मानव कल्याण पे बल कौन देता है, मार्शल देते हैं। वो क्या कहते हैं कि धन जो है वो केवल एक साधन है, और एक्चुअल में जो अपना लक्ष्य है, ये जो साध्य है वो क्या है, मानव का कल्याण करना। ये कौन कहते हैं, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग आर्थिक कल्याण के अध्ययन में भी होता है। इसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से कितनी संतुष्टि मिल रही है, अर्थात कितनी उपयोगिता मिल रही है। उपभोक्ता कोई भी वस्तु और सेवा का उपभोग कब करेगा, जब उसे क्या मिलेगी, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उपयोगिता मिलेगी। वो किस प्रकार अपनी उपयोगिता को अधिकतम करेगा, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। और ये तो हो गया उपभोक्ता के लिए। अब उत्पादक की बात करें तो उत्पादक जो है वो क्यों उत्पादन करेगा, क्या कमाने के लिए, लाभ। तो उपभोक्ता तो अपनी उपयोगिता को अधिकतम किस प्रकार करेगा, और उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम किस प्रकार करेगा, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह है, फ्लो। तो हम देखते हैं जनरली जो यहाँ है एक उत्पादक, या इसको अपन बोल सकते हैं उद्योग है, कोई उद्योगपति है, ठीक है। वो किसका निर्माण करता है, वस्तु और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करता है। और उन गुड्स और सर्विसेज को कहाँ बेचता है, उपभोक्ताओं के पास भेजता है, ठीक है। क्योंकि जो उत्पादन करेगा वस्तु या सेवाओं का, उसको खरीदेगा कौन, उपभोक्ता। अब जो भी उपभोक्ता है, जो आम जनता है, वो उत्पादक को क्या देगी, उत्पादन के साधन देगी, उत्पादन के साधन देगी। अगर इस उत्पादक या उद्योग को श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो वो कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। अगर यहाँ इनको पूंजी की आवश्यकता है तो वो कहाँ से लेंगे, उन उपभोक्ताओं से लेंगे। भूमि की आवश्यकता है, अर्थात
यहाँ से उत्पादन के साधन किसको मिलते हैं? उद्योग या उत्पादक को मिलते हैं, और उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करके किसको भेजता है? उपभोक्ता को भेजता है। ये फ्लो चलता रहता है। तो देखते हैं वेस्ट अर्थशास्त्र में एक और व्यवसाय या उद्योगों से परिवारों की तरफ, यहाँ तो क्या बताया? उद्योग, और यहाँ क्या बताया? बहुत सारे परिवार। तो उद्योगों से परिवारों की तरफ क्या चलता है? वस्तु और सेवाओं का प्रवाह चलता है। ठीक है, अब परिवारों से इधर क्या चलेगा? साधनों का प्रवाह चलेगा। अगर श्रमिक चाहिए कि उद्योगों को, तो वो कहाँ से लाएंगे? इन परिवारों से लाएंगे। इस प्रकार वस्तु बाजार और साधन बाजार में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो महत्व है वो है व्यष्टि विश्लेषण समष्टि विश्लेषण का पूरक है। कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र का कॉम्प्लीमेंट्री है, अर्थात दोनों साथ साथ चलते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अलग अलग अध्ययन करता है, और अलग अलग अध्ययन करके व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़कर हम किसका निर्माण कर सकते हैं? कुल या समग्र का निर्माण कर सकते हैं, टोटल का या एग्रीगेट का निर्माण कर सकते हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन को वो सरल बना देता है, क्योंकि हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कर लेंगे, उन सब को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? संपूर्ण या टोटल प्राप्त होगा। तो वो हमें टोटल जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसके अध्ययन में क्या करेगा? सहयोग करेगा, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों मिलकर ही क्या मिलाती है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है। इस प्रकार व्यष्टि विश्लेषण समष्टि विश्लेषण में सहयोग देता है, और ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किस में होगा? लोक वित्त या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। आप जब बीए थर्ड ईयर में हो जाओगे तो आपकी एक अलग सी बुक चलेगी, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति लोचों का अध्ययन किया जाता है, और लोक वित्त के अंतर्गत किसी वस्तु पर जो कर लगता है, लोक वित्त के पब्लिक फाइनेंस में हम क्या पढ़ते हैं? सार्वजनिक वित्त, कि सरकार अपनी आय किस प्रकार अर्जित करती है और उससे व्यय किस प्रकार करती है। तो सरकार की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो कर होता है। तो जो मैंने पहले ही बताया है, तो कर का भार उपभोक्ता पे कितना पड़ेगा, उत्पादक पे कितना पड़ेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? मांग और पूर्ति लोचों पे डिपेंड करता है। तो इन सब का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, कि किसी वस्तु पर लगे गए कर का उत्पादक और उपभोक्ता पर भार जानने के लिए मांग और पूर्ति लोचों का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात की मांग और पूर्ति लोचों का अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो या फिर पब्लिक फाइनेंस हो, हर जगह किसका यूज होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज होता है। ये इतना उपयोगी होने के बावजूद भी इसकी कुछ आलोचनाएं या कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, उन पे हम जरा चर्चा करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है? यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण में बहुत उपयोगी है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण आर्थिक विश्लेषण में हमें व्यष्टि के स्थान पे किसका अध्ययन करना पड़ता है? समष्टि का सहारा लेना पड़ता है। समष्टि का अध्ययन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं प्रदान करता। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान कहाँ से प्रदान होता है अपने को? मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की से प्राय हमें कुल रोजगार कितना है, कुल आय कितनी है, सामान्य कीमत स्तर कितना है, इन चरों के बारे में ज्ञान नहीं होता। व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार सामूहिक व्यवहार से भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कि मान लो एक व्यक्ति तो बचत करता है, लेकिन अगर सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो कीमतें क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी। अब कीमतें कम होने लग जाएगी तो पूर्ति कम करेंगे, उत्पादन कम करेंगे। उत्पादन कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो सकती है। तो कहने का मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम केवल किसी विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमें पूरे एग्रीगेट व्यवहार का, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन हमें करना है तो हमें किस पे जाना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ दो एग्जांपल दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम पहले को तो हम बोलते हैं एक व्यक्ति बैंक से अपना पैसा निकाल लेता तो बैंक को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लो बैंक में 100 खाते हैं टोटल, और सबके सब एक साथ पैसे निकाल ले तो बैंक में वित्तीय संकट आ जाएगा, बैंक फेल हो सकता है। इसी प्रकार एक बचत का विरोधाभास है। क्या है? जैसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं,
अगर व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, एक व्यक्ति अगर बचत कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति को बचत करनी चाहिए। लेकिन सामूहिक बचत, अगर पूरा देश बचत करने लग जाए, अब एक बात बताओ, मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ, उसमें से मैंने 50 रुपये बचत कर लिए, सेविंग कर ली, और 50 मैंने खर्च कर दिए, अर्थात उपभोग कर लिया। अब ये 50 उपभोग किया है, वो किसी उत्पादक के पास जाएंगे, वो उत्पादक पुनः वस्तुओं का निर्माण करेगा, इस प्रकार चलता रहेगा। अब मान लो सभी व्यक्ति जितनी आय है वो सब की सब क्या करने लग जाए, बचत करने लग जाए। 100 रुपये है, 100 के 100 मैंने बचत कर लिया, तो उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उपभोग कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सभी बचत करने लग जाएंगे, तो उपभोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उपभोग कम हो जाएगा तो मांग, वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मांग लोग करेंगे नहीं तो कीमतें भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कीमतें कम होगी तो उत्पादक उत्पादन करना कम कर देगा, क्योंकि उसे अपनी उस वस्तु का कीमतें मिल ही नहीं रही उत्पादन, तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ चलने लग जाएगी। तो एक व्यक्ति बचत करे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सामूहिक बचत होने लग जाए वो क्या है, एक अर्थव्यवस्था का दुर्गुण माना जा सकता है। अब इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं, यदि एक व्यक्ति के पास मुद्रा आ जाए या पैसा आ जाए तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। मान लो एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा आ जाए, उसे लॉटरी लग जाए या उसको कोई पैसे दे दे तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर अपन जनरली 121 करोड़ जनसंख्या अपन मान के चलते हैं इंडिया की 2011 के अनुसार, अब उसमें से मान लो 21 करोड़ लोग गरीब हैं, उन सबको पैसा दे दिया जाए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें क्या कर दिया जाए, नगद भुगतान कर दिया जाए, उनको मुद्रा दे दी जाए, तो क्या होगा, क्या गरीबी कम हो जाएगी, कभी नहीं होगी। क्यों, हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जैसे ही उनके पास मुद्रा आएगी तो वो क्या करेंगे, मांग करेंगे, तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो वस्तुओं की कीमतें क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, और कीमतें बढ़ जाएगी तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी, मुद्रा स्फीति आ जाएगी। जो वस्तु पहले 10 रुपये की मिलती थी वो 100 की मिलने लग जाएगी, अर्थात जो गरीब थे वो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। तो ये कुछ विरोधाभास हैं जो क्या दिखाते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सामूहिक व्यवहार से कुछ भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन है वो है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, कि ये मानती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मानकर चलती है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ण रोजगार का मतलब जो व्यक्ति काम करना चाहे उसे रोजगार मिल जाता है, उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं जनरल भाषा में। व्यष्टि विश्लेषण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा मानकर चलता है, जबकि व्यवहार में पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्यतः नहीं पाई जाती। प्रोफेसर किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनकी पुस्तक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जो आई थी, जिसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वास्तविक संसार में पूर्ण रोजगार का प्राप्त अर्थव्यवस्था की कल्पना करना अपनी कठिनाइयों से मुख मोड़ना है, अर्थात पूर्ण रोजगार वास्तविक संसार में पाया ही नहीं जाता। तो ये अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व क्या क्या हैं और उसकी आलोचनाएं या उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। अब जो बीए पार्ट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट है, कई बार छोटे क्वेश्चनों में लघुरात्मक क्वेश्चन जो मैंने बताए थे 4-4 नंबर के आते हैं, उनमें भी पूछा जाता है, और कई बार बड़े डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो हम जनरली दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो मैंने यहाँ इस तालिका के द्वारा दोनों में अंतर समझाया है। पहला अंतर दोनों में क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई हो सकती है उपभोक्ता हो या एक उद्योग हो, एक फर्म हो, एक परिवार हो, इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। और ये किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जर्मनी की अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। दूसरा, इसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण होता है, ठीक है, तथा साधनों की विभिन्न प्रयोगों में आवंटन का अध्ययन भी किया जाता है कि कौन सा साधन कौन से उद्योग में कार्य करेगा, और या साधनों की कीमतों का बात करें तो वो भी इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में
वस्तु और सेवाओं की कीमतों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल राष्ट्रीय आय के स्तर को या साधनों के समग्र प्रयोग, ये नहीं कि साधनों का पर्टिकुलर प्रयोग नहीं, साधनों का समग्र प्रयोग किस प्रकार निर्धारित होता है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो कीमत विश्लेषण से है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। समष्टि अर्थशास्त्र में आय व रोजगार के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। आय व रोजगार का सिद्धांत जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले क्लासिकल पढ़ेंगे इसमें कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय व रोजगार के सिद्धांत में क्या कहा था। उसके बाद किन्स का पढ़ेंगे, उसके बाद नव क्लासिकल पढ़ेंगे, उसके बाद नव किन्जियन पढ़ेंगे। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आय है, पूर्ण रोजगार है, बैंकिंग है, पूरे देश की बात कर रहा है, आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण हम किसके अंतर्गत करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। अगली है व्यक्तिगत फर्म। एक पर्टिकुलर फर्म है, एक उद्योग है, इसमें उतार चढ़ाव की व्यक्तिगत कीमत, उपभोग, उत्पादन आदि की व्याख्या किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्योंकि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। यहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य कीमत स्तर कितना है, कुल उत्पादन, कुल उपभोग कितना है, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, जैसे अगर अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है या मुद्रास्फीति चल रही है, महंगाई हो रही है आदि का अध्ययन हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करेंगे। यहाँ व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान व नीति प्रस्तुत करता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या और उचित नीति को प्रस्तुत करता है। तो जनरल सी बात है, यहाँ इंडिविजुअल की बात कर रहा है और यहाँ पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं। व्यष्टि विश्लेषण सरल है और इसकी महत्ता आजकल अपेक्षाकृत कम है, और समष्टि विश्लेषण की अध्ययन जटिल है और इसकी महत्ता दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसमें एक मान्यता और जोड़ सकती है कि जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा माइक्रोस से लिया गया है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा। और जो मैक्रो शब्द है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है, उसका मतलब होता है लार्ज या बिग। ठीक है, ये सब क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है। अब अपन देखते हैं कि दोनों में अंतर तो देख लिया कि ये व्यष्टि होती है, ये समष्टि अर्थशास्त्र होती है। अब ये भी मैंने बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो वो निर्भरता किस प्रकार है, इसका अध्ययन हम अभी विस्तार से करेंगे। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता। यद्यपि व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो अलग अलग शाखाएं हैं। मैंने शुरू में बताया था, रेगनर फ्रिश ने बताया था 1933 ईस्वी में कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जहां एक और तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु की कीमत का निर्धारण व साधनों के आवंटन पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में हम सामान्य कीमत स्तर, समग्र आय, रोजगार, साधनों के समग्र प्रयोग पर बल देते हैं। फिर भी व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर क्या है, पूरक है, सहयोगी है, दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये एक बार नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से देखो, आप इसको ध्यान रखना इस कथन को। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक कथन कहा था, उन्होंने कहा था कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित हैं। मतलब कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो अपन अंतर कर रहे हैं ना, वैसा कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझ रहे हो, माइक्रो को समझ रहे हो और मैक्रो को नहीं समझ रहे हो, मतलब उसका ज्ञान आपको नहीं है, तो आप आधे पढ़े लिखे हो, अर्ध शिक्षित हो। ये प्रसिद्ध कथन है जो कई बार नेट वगैरह या कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार गार्डन एक्ले के अनुसार वास्तव में व्यष्टि और समष्टि के बीच कोई समुचित या सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन सार्थक परिणामों पर पहुंचने के लिए हम पाते हैं कि समष्टि मूलक जो समस्याएं हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं, उनका अध्ययन उनका निवारण, उन समस्याओं का निवारण समष्टि पूर्वक उपकरणों से होगा, और व्यष्टि मूलक जो समस्याएं हैं, जो माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अध्ययन या उनका हल जो होगा वो व्यष्टि मूलक उपकरणों द्वारा ही निकालना चाहिए। ये अब इन दोनों अर्थशास्त्रों ने कुछ आपस में निर्भरता के बारे में बताया। अब अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे
कि किस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम पढ़ते हैं व्यष्टि की समष्टि पर निर्भरता, उसके बाद पढ़ेंगे समष्टि की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता। तो इसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे। पहली, व्यक्तिगत फर्म उद्योग को अपने उत्पादन के साधनों की जो कीमतें चुकानी पड़ती है। तो जो भी फर्म है या उद्योग है, उत्पादन के साधन कौन कौन से? पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यमी। इनको जो भी कीमतें देनी पड़ती है, पूंजी को ब्याज देते हैं, भूमि को लगान देते हैं, उद्यमी को लाभ देते हैं, श्रमिक को मजदूरी देते हैं, वे साधन की स्वयं की मांग पर निर्भर नहीं करती। वो उस साधन पूंजी की मांग या भूमि की मांग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समस्त अर्थव्यवस्था की कुल मांग पर निर्भर करती है। अर्थात कीमतें तो किसकी है? साधनों की है, लेकिन वो साधनों की मांग पर निर्भर ना करके किस पर निर्भर करेगी? समस्त अर्थव्यवस्था की कुल मांग पे। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि व्यष्टि किस पर निर्भर करती है? समष्टि पर निर्भर करती है। कोई व्यक्तिगत फर्म या उद्योग कितना उत्पादन बेच पाएगी? वो अपना उत्पादन कर लेती है, उत्पादन करने के बाद वो कितना बेचती है, ये किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था या उस जो उत्पादन करती है उसकी कीमतों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति, उसके खरीदने की कितनी शक्ति है, वो कितना उसको खरीदना चाहते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो उत्पादन बेच सकेगा ये स्वयं की कीमतों के साथ साथ समाज की क्रय शक्ति पर भी निर्भर करता है। अब कितना उत्पादन बेचेगा, कितनी कीमत होगी, ये तो किसका विषय हो गया? माइक्रो का। लेकिन ये निर्भर किस पे करता है? पूरे समाज की क्रय शक्ति पे, पूरी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति। तो अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति किस पे हो गई? समष्टि का, मैक्रो का। तो समष्टि निर्भर किस पे करेगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्भर किस पे करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र पर। इसी प्रकार व्यक्तिगत फर्म को अपनी उत्पादन मात्रा निर्धारित करते समय, कोई फर्म है, वो कितना उत्पादन करेगा, इसका निर्धारण करते समय उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? कोई मान लो मैं उद्योग खोल रहा हूँ, तो मुझे कितना उत्पादन करना है, इसके लिए मैं क्या ध्यान रखूँगा कि पूरी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु की मांग कितनी है, पूरी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय कितनी है, रोजगार कितना है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मांग, आय, रोजगार तो किसका विषय हो गया? समष्टि का। और एक वस्तु उद्योग का उत्पादन किसका विषय हो गया? व्यष्टि का। तो व्यष्टि किस पर निर्भर कर रही है? समष्टि पे। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र भी किस पर निर्भर करती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करती है। देखो किस प्रकार करेगी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान विभिन्न अंगों की जानकारी से होता है। अब मान लो हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं? जो व्यक्तिगत आय हो रही है उन सबको जोड़ लेते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है? राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो राष्ट्रीय आय तो किसका विषय है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। व्यक्तिगत आय किसका विषय है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स भी किस पर निर्भर कर रही है? माइक्रो पे निर्भर कर रही है। इसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत फर्म और उद्योगों के नियोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में अपन कह सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं की प्रकृति व स्वरूप में भिन्नता के कारण व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो अब तक हमने स्टडी कर ली है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से महत्व है, उसकी सीमाएं क्या क्या हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, और दोनों की परस्पर निर्भरता है। इस पर अपने विस्तार से चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थैतिक तुलनात्मक और तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। थैंक यू।